नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, अपन कर रहे थे यानी वास्तविक संख्याएं क्लास 10वीं में, ठीक है, प्रश्न वाली 1.1 में, जिसके क्वेश्चन हमने 1, 2, 3, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। और जो रह गए थे क्वेश्चन वो आज की वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर अपन सारे क्वेश्चन जो है, पहली प्रश्न वाले के अंदर 7 क्वेश्चन थे जो हमने 3 क्वेश्चन पहले भाग में हमने कर लिया था। अब ये पार्ट सेकंड है तो उसके अंदर अपन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और जी हाँ, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना ताकि वो भी सीख सके और अब 10वीं के महीने टॉपर आ सके। दोस्तों, सभी का मकसद होता है 10th क्लास में टॉपर आना। बहुत सारे दोस्तों आपको अवार्ड्स मिलेंगे, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैबलेट भी दिया जाता है 10th क्लास में टॉपर आने पर। तो आपका सभी का दिल करना चाहिए पढ़ाई करने का। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें दे रखा है कि HCF 306 और 457 का 9 दिया है। LCM 306 और 457 का ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे? LCM ये आपसे ज्ञात करवा रहा है। दोस्तों, मैंने बताया था कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा, किन्हीं दो संख्याओं का गुणा उन संख्याओं के LCM और गुणा HCF, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिएगा ACF मल्टीप्लाई LCM के गुणे के बराबर होता है। मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पर 306 और 457 दो संख्याएं दे रखा है। अगर इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM में निकाल के गुणा कर दूंगा, जो आएगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो संख्या मैंने इन दोनों संख्याओं को माना है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दूंगा। 306 गुणा 457 दे रखा है। अब देखिएगा, इनका LCM आपको दे रखा है, सॉरी HCF आपको 9 दे रखा है, तो HCF के नीचे मैंने HCF लगा दिया। मल्टीप्लाई LCM आपसे निकलवा रहा है तो आप LCM निकाल सकते हो। अब देखिएगा, ये 9 यहाँ पर इधर आ जाएगा, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 457 और ये बटे में है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और बराबर इधर LCM रह जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आप काटिएगा, देखो 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 चिकी 54 और 9 7 63। 9 के फाड़े से कटेगा 9 7 63, 3 63 आ गया है। फिर 2 बचा तो 9 तिया 27, यानी कितना आ गया है? 73 आ गया। ठीक है, अब 306, ठीक है, अब 306 इसका गुणा कर देना है आपको 73 से। ठीक है भाई, 306 गुणा 73 गुणा करना है आपको। देखिएगा, 6 तिया 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 7 पंजे 35, 7 सिंह 42, 42 के 2, ठीक है, 42 आ जाएगा और 7 तिया 21 आ जाएगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, नोट 4, यहाँ पे 13 का 3, 81 यहाँ पे 2, 22,338, यानी कि इसका आ गया 22,338। ये क्या आ गया दोस्तों? LCM। ये आपका क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना यार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो ना यार, तो इतना सीख तो आप कर लीजिएगा। आपके पास बहुत सारी वीडियो आएगी ताकि आपके फ्यूचर के लिए भी काम आएगी और 10th क्लास की तैयारी करो साथ में उसकी भी आएगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो हमको अंदर से मोटिवेशनल फील होता है कि भाई हाँ, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब यानी कि इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बच्चे देखते हैं तो हम अंदर से मोटिवेशनल होते हैं और आपको वीडियो डालने का जो मन करता है कि मैं वीडियो डाल दूँ यूट्यूब के अंदर। बच्चे देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। तो भाई कर लो यार, एक बार बोलने पर ही कर लिया करो। चैनल सब्सक्राइब करने के कौन से पैसे लगते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ठीक है, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है और इसका हल मैंने पहले से ही करके रख लिया है, क्योंकि दोस्तों इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा लिखना है। अब वो देखिएगा कैसे चलेगा। पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए, आपको जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, प्राकृत संख्या जानते हो आप, जो एक से स्टार्ट होता है अनंत तक चलता है, इसके अंदर जीरो शामिल नहीं होता है। प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, अब कोई सी भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर n की जगह संख्या ले, उसके 6 की पावर n संख्या जीरो पर समाप्त हो सकती है। क्या जीरो पर समाप्त हो सकती है पे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी संख्या का अगर हम यहाँ पे देखिएगा, अगर गुणनखंड करते हैं, मान लो गुणनखंड करते हैं, तो वो जीरो पर कब आएगा? जब उसके बीच में 2 का मल्टीप्लाई अगर 5 से होता है तो जीरो आएगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा ही है, देखिएगा, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है, अगर बोल रहा है कि जीरो पर समाप्त हो सकती है क्या, आपको जांच करना है कि जीरो पर समाप्त हो सकती है क्या। अब इसके अंदर कोई संख्या नहीं दे रखी, आपको बताना है कि कब जीरो पर समाप्त हो सकती है। देखिए, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार कितना गुणनखंड आना चाहिए? 2 गुणा 5 आना चाहिए, ठीक है, तभी तो होगा जीरो, तभी तो आएगा भाई। 5 दूनी 10 होगा तभी जीरो आएगा। अगर आप ऐसे संख्याओं का गुणा करोगे तो कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लाइन को लिखना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो। देखो अब यहाँ पर 6 दे रखा है। अब देखो 6 का अगर हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये 2 गुणा 3 में टूटा, इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 होगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 का रूप का नहीं है, आ रहा है क्या भाई? गुणनखंड करने पर 6 का नहीं आ रहा, अर्थात ये कभी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी n संख्या के लिए, ठीक है। तो ये था भाई पांचवा क्वेश्चन, जिसका हल मैंने समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। आप इसे उतारना चाहो तो उतार सकते हो, इसका हल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आप इसे उतार लीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो सेम इसी बात को आपको लिखना है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना है, कहीं पर भी आपको चेंजिंग नहीं करना है, समझ गए। आपको नंबर फुल मार्क्स के फुल मिलेंगे, समझ गए। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा भाई। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने छठवां क्वेश्चन है और छठवां क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिएगा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? अब ये आपसे क्वेश्चंस कर रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है। अब दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई भाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य, ठीक है, 2 प्रकार की संख्या होती है। तो संख्या देखो, भाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसके जो अपन बोलते हैं ना, जैसे कि एक से कट जाए, स्वयं से कट जाए और अन्य किसी से कट जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती उसे अब समझ गए। और दोस्तों ध्यान, भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने पर गुणनखंड 3 अंक में ही आएंगे, है ना, मिनिमम 3 अंक में आएंगे और मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं 4 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। अगर इसके मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और यहाँ पे 1 आ गया। देखिएगा इसके 3 अंक आए, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, यानी क्या हुआ? 3 अंक इसके अंदर आए। और जब आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए कि सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप भाई 2 मत बता देना, क्योंकि 2 के अंदर अगर अपन गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2 यानी 2 ही अंक आ रहा है, 2 एकम 2 यानी 2 गुणा 1 आ रहा है। तो ये आपके भाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वो होगी 4, समझ गए इतना। भाज्य संख्या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि
भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करने पर, ठीक है, मिनिमम यानी कम से कम आपके 3 अंक आना जरूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 3 अंक आए और यहाँ पे किया तो सिर्फ 2 गुणे 1 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम 3 आने चाहिए और फिर उससे ज्यादा तो कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप पहचान कर सकते हो। तो चलिएगा, अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करते, इतनी बात आप समझ गए। अब ये क्वेश्चन समझ गए तो ये बात समझ गए तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर 13 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे 13 दे रखा है। अब यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कॉमन क्या ले सकता हूँ। देखो यहाँ पर 13 और यहाँ पर भी 13 है, प्लस के उधर 13 तो इधर 13, अरे सारा तो गुणा में, उधर प्लस का ही है। तो आप क्या करो, 13 को कॉमन ले लो और इधर सबको ब्रैकेट में लिख दो। अब देखो 13 का अगर यहाँ पे भाग लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पे करो 13, ठीक है, और फिर देखिएगा 11 7 77 और 77 एकम 77 हो गया, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 78। अब देखिएगा इस 78 का भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे 13 के फाड़े में 78 आता है, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिगुन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 13 गुणे और 13 गुणे 6, ठीक है, यानी देखो 3 फैक्टर हो गए ना, यानी कि 3 अंक आ गए। और मैंने बताया था कि भाज्य संख्या होने के लिए 3 अंक आना जरूरी है। भाई 78 आया, 78 को भी मैंने इसका फैक्टर किया, तोड़ा, तो 13 छक्के 78 हो गया, ठीक है ना। अब ज्यादा कितने भी बन जाए, ज्यादा कितने भी अंक आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 अंक आना जरूरी है, क्योंकि 3 अंक आएगा तो ही भाज्य संख्या होगी, ठीक है। लेकिन ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, ये भाज्य संख्या तो है, देखो पहले ही बोल दिया है क्वेश्चन में भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है कि भाई इसे भाज्य संख्या क्यों है, आपसे रीजन पूछ रहा है। क्वेश्चन में तो पहले से ही दे रखा है भाई ये जो आपने फैक्टर ये गुणनखंड कर रखे हैं वो सारे के सारे भाज्य है, बट लेकिन क्यों है ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने रीजन बता दिया, जिसके भी गुणनखंड यानी कि करने पर, फैक्टर करने पर 3 अंक आ जाए कम से कम, ठीक है, तो वो आपका भाज्य होगा। तो आप लिख देना आता है ये है भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, इस प्रकार से लिख देना। अगला देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 5। अब ये देखिएगा इसमें से और इस वाले पार्ट में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इधर 5 है तो इधर यहाँ पे 5 है तो 5 ले सकता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे 7 गुणे 6, 5 की जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा, गुणे 4 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। चलेगा, अब करते हैं यहाँ पे गुणा। देखो 7 पंजे 35, 7 चिंग 42, ठीक है, 7 चिंग 42 हो गया, इधर में लिख लेता हूँ 42, और 4 3 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 आ गया। अब आपको गुणा करना है 24 से, 4 दूनी 8, 8 चौके 16, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे 8 उतार लो, यहाँ पे 10, 1 80 9 और 1 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 108, ठीक है, कितना आ गया 108 हो गया। चलिएगा अब 108 अपन यहाँ पे लिख लेते हैं, 108 गुणा करने पर 108 आ गया, और प्लस का यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर 5, फिर 109 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब 109 हो गया है। अब चलेगा 5 गुणे यहाँ पे करते हैं 1009 है, ठीक है, 1009 है, 1009 गुणे 2 फैक्टर आए यानी कि 2 अंक आए, ठीक है। यहाँ पर कितने अंक आ रहे, सिर्फ 2 अंक आ रहे, और आपको पता है कि एक और अंक होता है गुणा 1 तो होता ही है, ठीक है, 1 तो होता ही है भाई, 1 ले लेते हैं अपन, 1 तो होता ही है ना। तो इसके कितने हो गए, 3 अंक आ गए मिनिमम, कितने आ गए, यहाँ पर देखिएगा 1 आ गया, ये 2 आ गए, ये 3 आ गए, कितने अंक आ गए
3 अंक आ गए। तो यहाँ पर 3 अंक आ गए हैं तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः, ठीक है, अतः ये संख्या भाज्य है। ठीक है, ये संख्या क्या है, भाज्य। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो जरूर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, अब देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, 10th क्लास का स्टूडेंट देखता है भाई साहब ये क्वेश्चन तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, क्या कर देते हैं अपन, छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन दिखने में आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन है तो सिंपल से। कितना है, सिंपल सी है। वो कैसे, देखिएगा। पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। भाई किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार क्या है, पथ है। मान लीजिएगा यहाँ पर एक मैदान है, चलिएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक मैदान है, ठीक है, ये बच्चों का मैदान है, समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है किसी खेल के एक मैदान, सॉरी यहाँ पे मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार, वर्ताकार का मतलब गोलाई के अंदर एक क्या है, पथ जाने का है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ठीक है, यानी जो सोनिया है, सोनिया, उसको कितना मिनट लगते हैं, 18 मिनट। मतलब कि यहाँ से अगर ये स्टार्ट हुई तो इधर से चलते 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 और यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लग जाता है उसे, 18 मिनट। इतना समझ गए। अब आगे बोल रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि भी दौड़ता है, रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। यानी कि अगर रवि यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ से चलता चलता यहाँ तक आने में 12 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कितने यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, समय बाद, कितने समय बाद। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एलसीएम निकालना होता है। यानी कि सोनिया को जो 18 मिनट लग रही है और रवि को 12 मिनट लग रही है, तो इनका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 नीम 18, 2 चिक्की 12, फिर यहाँ पे 2 का लगा लीजिएगा, तो 9 में नहीं जाता है तो रहने दीजिएगा। और यहाँ पे 2 तिया 6, फिर 3 का लगा लीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 का लग जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। अब इनका गुणा कीजिएगा, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि इसका आंसर होगा 36 मिनट। ठीक है, क्या होगा, 36 मिनट हो जाएगा। समझ गए, यानी कि 36 मिनट बाद में वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे अगर दोनों एक साथ भागते हैं तो। इसका आंसर ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।